What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, पार्ट ए का क्विक रिवीजन हो चुका है। अब बारी है पार्ट बी के क्विक रिवीजन की। तो आइए जल्दी से पार्ट बी का 1 से 1.5 घंटे का वीडियो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग तो 2x पे देखोगे तो 1 घंटे में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से करते हैं और इसको समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से होती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने याद कर ली होगी, एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स एट द अवेलेबिलिटी ऑफ योर्स। आप फंड्स को किस तरीके से प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हो, तीनों ही चीजें कर रहे हो, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो बेसिकली ये है कि आप वेल्थ बढ़ा पाओ, किसकी? अपने शेयर होल्डर्स की, और इक्विटी शेयर्स का प्राइस बढ़ा पाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंस रोल एक बार अच्छे से देख लेना इसका। उसके बाद कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर? देखो, बेसिक ऑब्जेक्टिव तो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये इस तरीके से लिख के आना। और इसके साथ साथ अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है तो 4 ऑब्जेक्टिव अपने आप पूरे होते हैं। वेल्थ बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तभी तो वेल्थ बढ़ रही है। दूसरी बात है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, आपके पास लिक्विडिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए, कैश की अवेलेबिलिटी भी रहनी चाहिए। इसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, आपने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करा है तभी तो वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। और चौथा होता है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो भी बोरोइंग्स हैं, उनका आप रिटर्न वगैरह प्रॉपर टाइम पे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके? प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ये एज इट इज लिख के आना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये कितने डिसीजंस होते हैं हमारे पास? 3 डिसीजंस होते हैं जी। कौन कौन से 3 डिसीजंस होते हैं सर? सबसे पहला होता है कि पैसा कहां से आएगा। पैसा कहां से आएगा? दिस इज फाइनेंसिंग डिसीजन। कहां से आएगा में 2 सोर्स होते हैं कि मैं ओनर्स फंड्स अपना पैसा लगाऊं यानी इक्विटी, या बोरोड फंड मैं बाहर से बोरो करूं यानी कि डेट। 2 ही तरीके होते हैं। आपने बैलेंस शीट पढ़ा है ना, ये बैलेंस शीट में ये जितने भी एसेट्स आते हैं ये कहां से आते हैं? या तो लायबिलिटी या कैपिटल। इसका मतलब या तो आपने बोरो करा होगा या आपने अपना पैसा लगाया होगा। तो एसेट्स में पैसा कहां से आएगा? इधर ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स। फिर आप उसको कहां इन्वेस्ट करो, उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 चीजें होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये याद रखना। उसके बाद जब आप पैसा अरेंज करके पैसा लगा दोगे, फिर पैसा बना लोगे, प्रॉफिट वगैरह बना लोगे, तो उस पैसे में से कितना मैं फ्यूचर के लिए बचाऊं और कितना मैं अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। भाई कुछ शेयर होल्डर पैसा मांगते हैं, कुछ बोलते हैं कि बचा लो, हमें और प्रॉफिट दे दो और इन्वेस्टमेंट कर दो, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। इसमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, वो मैं अभी आपको इकट्ठे बढ़ाता हूं, बढ़िया से अरेंज करे हैं मैंने। इसके बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो, जैसे मैनेजमेंट और प्लानिंग होता है यार, मैनेजमेंट और प्लानिंग तो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें सब कुछ आता है और प्लानिंग उसका एक छोटा सा फंक्शन है। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसे से रिलेटेड सब कुछ आता है और फाइनेंशियल प्लानिंग में आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो एडवांस में कि आप पैसे को कैसे यूज करोगे। यार छोटा सा कॉन्सेप्ट यार, कंफ्यूजन क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और प्लानिंग में आप ये याद रखना, एडवांस वर्ड बार बार हो रहा होगा कि आप पहले से कुछ प्लान कर रहे हो, आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि पैसा किस तरीके से लगेगा। दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है? पहली बात, ये आपको फ्यूचर के लिए तैयार करता है। दूसरी बात, ये आपको बिजनेस शॉक सरप्राइजेस से बचाता है क्योंकि आपने पहले ही उस चीज के प्रोविजंस बनाए होते हैं। तीसरा, आपको अलग अलग फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। प्लानिंग हमेशा मदद करता है कोऑर्डिनेट करने में। उसके बाद आपके फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और ये आपके प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ता है। इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। आप ये भी बोल सकते हो कि ये फाइनेंसिंग डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ जोड़ता है। फाइनेंसिंग में पैसा आ गया, अब वो कहां लगेगा इसके बीच में प्लानिंग ही तो है यार, प्लानिंग से तो पता लगेगा कि वो कहां लगाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट लिंक्स, किसको लिंक करता है? फाइनेंसिंग डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी जितने भी एसेट्स तैयार होंगे, ये एसेट्स 2 तरीके से होंगे, या तो आपका अपना फंड यानी इक्विटी, या फिर आपने बाहर से बोरो करा हुआ होगा यानी कि डेट। तो एक कंपनी में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सब कुछ अपना ही लगाती चली जाए। है ऐसी कंपनी होते हैं, लोग बहुत पैसा होता है, बट जब आप बड़े लेवल पे पहुंचते हो तो अपना पैसा भी आप एक लिमिट तक ही तो लगाओगे, आपको कर्जा लेना पड़ेगा यार। तो कितना डेट हो और कितना इक्विटी हो, इसके मिक्स को, इसके कॉम्बिनेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स या कॉम्बिनेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी। ठीक है, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, उसके कुछ फैक्टर्स हैं वो हम अभी देखते हैं। देन वी हैव कांसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या बोलता है? देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर ये बोलता है कि कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, जबकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज ये बोलता है कि आपकी टोटल कैपिटल में अगर डेट होगा तो आपका बेनिफिट होगा। अगर डेट होगा तो बेनिफिट होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ
इंटरेस्ट से। ये एक बेसिक कंडीशन है। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक वो कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि डेट कितना और इक्विटी कितना। और फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, ये एक वो कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि अगर आप डेट लोगे तो आपके शेयर होल्डर को फायदा होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ के आएगा। तो डेट लो, लेकिन कब लो, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है जी। देन वी हैव फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। दो प्रकार की कैपिटल चाहिए, एक बिजनेस सेटअप करते टाइम शुरू में, और फिर बिजनेस की डेली रोज की एक्टिविटीज के लिए। तो जो शुरू में चाहिए उसको बोलता हूं फिक्स कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल का मतलब आ गया, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं हम अभी पढ़ेंगे। और जो रेगुलर बेसिस पे चाहिए मुझे, रोज इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर की सैलरी, इस तरीके की चीजें, उसमें होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल दो प्रकार का होता है, याद रखेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कौन सा होता है, जब आप टोटल ऑफ करंट एसेट्स कर दो, बस टोटल करंट एसेट्स, अपने सब करंट एसेट्स को जोड़ दो, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एग्जांपल लिखाना कि डेटर जोड़ दिया, बीआर जोड़ दिया, कैश जोड़ दिया, बैंक जोड़ दिया, ईटीसी, टोटल कर दो, वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी हटा दो, ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल होता है। कुछ इसके भी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे के सारे फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर कहां देखने, इन तीन डिसीजन के फैक्टर्स, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर, और उसके बाद फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर। तो टोटल 6 जगह है जहां आपके फैक्टर्स यूज होंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फैक्टर्स में क्या होता है, मुझे बच्चे कहते हैं सर बहुत कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे एक ही जगह हो जाएंगे। दूसरी बात बेटा जी, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सबका मतलब पता होना चाहिए। आपको केस स्टडी में सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा। लर्न कोई भी 3 से 4 फैक्टर कर लो, और 3 से 4 तो कॉमन है यार। कैपिटल स्ट्रक्चर के तो तुम्हें याद ही नहीं करने, ये तो करना ही नहीं है, ये सारे यहां से आए हैं, सारे के सारे यहां से आए हैं। देखो मैं अभी दिखाता हूं आप लोगों को। अब हमारे पास जो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप याद रख लेना CRRI। ठीक है, क्राई। अगर आपने अच्छे से इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया तो रोना पड़ेगा। C का मतलब कैश फ्लो, R रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, और R है हमारे पास रिस्क। ठीक है, ये जो रिस्क है इसको आप 2 नंबर पे लिख लेना, क्योंकि मैंने एक साथ लिखे हैं सारे फैक्टर। सेकंड पे क्या लिख लूंगा मैं, 2 नंबर पे रिस्क लिख लूंगा। देखो यहाँ भी कैश फ्लो रिस्क सेम है ना, यहाँ भी कैश फ्लो देखो सेम है, यहाँ भी कैश फ्लो देखो सेम है, फैक्टर सब सेम है। अब देखो CRRI, ये याद रखना, CRRI। सबसे पहले अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चेक करूंगा कि उस प्रोजेक्ट से मुझे कितना कैश फ्लो आ रहा है, वहां से मैं कितना कैश कमा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2, यहाँ पे 10 साल में 15 लाख बनाऊंगा, यहाँ पे 10 साल में 16 लाख बनाऊंगा, तो यहाँ पे 16 लाख का है ना कैश फ्लो, तो ये ज्यादा बढ़िया है। तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, सबसे पहले कैश फ्लो चेक करो, उसके बाद आप चेक करो कि रिस्क किसमें कम है, जिसमें रिस्क मॉडरेट होगा। देखो बहुत ज्यादा रिस्क लेना भी गड़बड़ है, बहुत कम रिस्क लोगे तो कुछ बना भी नहीं पाओगे, तो मॉडरेट रिस्क ढूंढो कि कहां पे है, उसमें जाओ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करो कि ROI कितना आ रहा है। फिर से 2 प्रोजेक्ट, इससे मैं बना रहा हूं 20%, इससे बना रहा हूं 25%, तो ऑब्वियसली मैं 25% वाले प्रोजेक्ट में जाऊंगा। कैश फ्लो में कैश देखना है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में या रेट ऑफ रिटर्न में परसेंटेज देखना है कि कितना परसेंट आप बना रहे हो अपनी कैपिटल के ऊपर। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होना अलग बात होती है, और कैश की अवेलेबिलिटी होना अलग बात होती है। तो यहां पे कैश की बात हो रही थी, यहां पे रिटर्न की बात हो रही है, जिसमें ज्यादा रिटर्न उसमें चले जाना। लास्ट होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। आपको ये भी चेक करना है कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आपके P&L को इफेक्ट करेगी। क्या इंटरेस्ट रेट आएगा, क्या उसके अंदर मुझे कोई डिविडेंड वगैरह देना पड़ेगा, क्या चीजें होंगी, वो सब अपना P&L, क्या क्या फॉर्मेलिटीज मुझे पूरी करनी पड़ेंगी, ये सब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में आपको देखना होता है। तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम क्राई देखना है, कैश फ्लो, रिटर्न, रिस्क, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे पैसा अरेंज करना है तो मैं पैसा अरेंज कहां से करूंगा, उसके लिए आपको कितने फैक्टर याद रखने हैं, 7 फैक्टर। कितने फैक्टर याद रखने हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग में, 7 फैक्टर। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था CRRI, यहाँ पे है C3F2RS। C3F2RS 3 C है, 2 F है, एक R है और एक S है। 3 C कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3, C3F2RS, C3F2RS, क्राई C3F2RS। 3 C कौन कौन से हैं, सबसे पहले फिर से वही आपको ये देखना है कि अब यहां पे फाइनेंसिंग का मतलब डेट में जाऊं या इक्विटी में जाऊं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं बोलता हूं कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो ही आप डेट में जाओ, नहीं तो मत जाओ, क्योंकि डेट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो कैश में देना पड़ता है। तो अगर कैश फ्लो अच्छा है तो गो फॉर डेट, अदरवाइज डेट में नहीं जाना। रिस्क ऑब्वियसली डेट में ज्यादा होगा, तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो गो फॉर डेट, अदरवाइज डेट में मत जाओ। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इशू। फ्लोटेशन कॉस्ट में आपको ये देखना है कि आपका कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है। तो अगर इशू ऑफ शेयर ज्यादा आ रहा है तो आप डिवेंचर में जा सकते हो। अगर दोनों का ही फ्लोटेशन ज्यादा आ रहा है तो आप और सोर्सेज भी देख सकते हो, जैसे बैंक लोन या टेकिंग लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, कुछ इस तरीके का भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या आ रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट किसमें कम आ रहा है, जिसमें भी ओवरऑल कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ इशू, और कॉस्ट का मतलब एक टोटल कॉस्ट जिसमें भी कम आ रहा है उसमें आप जा सकते हो। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स चार्जेस, जैसे आपका कोई फिक्स रेंट है, जैसे आपका कोई फिक्स इंटरेस्ट है। अगर आपके पास ऑलरेडी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आप इक्विटी फेवर करो, डेट में मत जाओ, क्योंकि आप एक और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा लोगे, एक और ऑब्लिगेशन बढ़ा लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है कंट्रोल में आप अपनी शेयर होल्डर्स की बात करते हो कि अगर आपके शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है,
कंट्रोल बांटने में। तो अगर आपके शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इक्विटी में चले जाओ। लेकिन अगर शेयर होल्डर बोल रहा है नहीं, हम अपना कंट्रोल नहीं लूज करना चाहते क्योंकि नए शेयर इशू करेंगे तो हमारा कंट्रोल जाएगा, तो फिर आप उस सिनेरियो में डेट में जा सकते हो। लास्ट होता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट अगर बूम पे है, मार्केट ऊपर है, या बोल सकते हैं हम कि बुलिश फेस चल रहा है, बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर है, तो बुलिश फेस बोल रहा है, बूम बोल रहा है, तो गो फॉर इक्विटी। अगर बियरिश फेस चल रहा है या डिप्रेशन चल रहा है, मार्केट गिरी हुई है, तो उसको हम किस में जाना है, उस सिनेरियो में हमें डिवेंचर्स में जाना है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपके पास कि तीसरा डिसीजन हो जाता है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उसको याद करने का तरीका है जीएसटी कैपलेस। जीएसटी कैपलेस, तो जीएसटी कैपलेस इसमें हमने फैक्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। इसमें हमें कितने दिख रहे हैं, जीएसटी, जीएसटी, सी, अभी नीचे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, ए, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, पी। तो इस तरीके से जीएसटी कैपलेस ये मेमोरी टेक्निक है जो हमने बनाई हुई है। यहाँ पे बहुत सारी, अब देखो ये आ गया, जी तो हो गया, लेस में 2 एस ये रे, ठीक है, ये आ रहा है देखो, और ये कैप का ए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसका हमने मेमोरी टेक्निक क्या बनाया हुआ है, जीएसटी कैपलेस। तो यहाँ पे क्राई, C3F2RS और यहाँ पे जीएसटी कैपलेस, ठीक है। अब देखो डिविडेंड डिसीजन होता क्या है, सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन को पकड़ लो। डिविडेंड डिसीजन है क्या? डिविडेंड डिसीजन है कि आपको कितना डिविडेंड देना है और कितना फ्यूचर के लिए सेव करना है। कितना देना है, कितना फ्यूचर के लिए सेव करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो आप डिविडेंड दे सकते हो, अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। तो इफ यू आर हैविंग गुड कैश फ्लो देन यू कैन गिव अ गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो नहीं दे पाओगे। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, अगर आपकी अर्निंग्स बढ़िया है तो आप कैश फ्लो डिविडेंड दे पाओगे, अर्निंग बेकार है तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल रहती है तो आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ डिविडेंड देते हो, अगर अर्निंग स्टेबल नहीं है तो डिविडेंड नहीं दे पाते। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कुछ कंपनीज ये पॉलिसी फॉलो करती हैं कि चाहे हमारा मार्जिन कम हो या ज्यादा हो बट हम डिविडेंड स्टेबल रखेंगे, तो वहां पे ये कंपनीज अपनी रेपुटेशन के लिए डिविडेंड रेगुलर देती हैं, अच्छा देती हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप डिविडेंड कम दोगे। याद रखना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो डिविडेंड कम देना है क्योंकि फ्यूचर के लिए पैसा बचाना है ना। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो डिविडेंड ज्यादा देना है। शेयर होल्डिंग प्रेफरेंस, अब आपके शेयर होल्डर से भी पूछ लो कि शेयर होल्डर क्या चाहता है। अगर शेयर होल्डर डिविडेंड चाहता है तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर बोल रहा है हमें डिविडेंड नहीं चाहिए तो देने की जरूरत नहीं है, सेव कर लो फ्यूचर के लिए। टैक्सेशन पॉलिसी, अब जो टैक्सेशन पॉलिसी है यहाँ पे आपको याद रखना है कि कंपनी को ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, यानी कंपनी को एक डीडीटी देना पड़ता है जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो उस सिनेरियो में अगर टैक्स रेट हाई है, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी को ऑब्वियसली टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो कंपनी डिविडेंड कम देती है अगर टैक्स रेट ज्यादा है। लेकिन अगर टैक्स रेट कम है, इतना ज्यादा टैक्स नहीं है, तो कंपनी फिर डिविडेंड दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, आपको ये देखना है कि आपके डिविडेंड देने या ना देने से स्टॉक मार्केट के क्या रिएक्शन आएगा। अगर आपकी गुडविल अच्छी बनेगी तो डिविडेंड दे दो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डिविडेंड मत दो, सेव कर लो फ्यूचर के लिए। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, अगर फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपकी अच्छी एक्सेस है, एक्सेस का मतलब रीच है, पहुंच है कैपिटल मार्केट्स तक, आप कैपिटल मार्केट से, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट से पैसा उठा पाओगे, आसानी से उठा लोगे, आपकी अच्छी एक्सेस है, तो उस सिनेरियो में आपको सेव करने की क्या जरूरत है, डिविडेंड दे दो यार। तो अगर आपकी एक्सेस है तो डिविडेंड दे दो, एक्सेस नहीं है तो डिविडेंड मत दो, सेविंग कर लो, ठीक है। लीगल कॉन्स्टेंट्स, लीगल कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि डिविडेंड देने से पहले लॉ के बनाए हुए रेस्ट्रिक्शंस को भी देखना पड़ता है। जैसे लॉ क्या बोलता है कि डिविडेंड देने से पहले आपको आउटसाइडर फंड्स का पैसा देना पड़ेगा, यानी अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उसको चुकाओ, क्रेडिटर का पैसा है तो वो दो। तो डिविडेंड देने से पहले हमें लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी चेक करने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, तो डिविडेंड देने से पहले मुझे उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, समझे। तो अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है और मैं वहां पे बाउंड हूं तो वो भी मुझे पूरे करने पड़ेंगे। तो ये सब फैक्टर्स हमारे डिविडेंड डिसीजन में आ जाते हैं, ठीक है जी। अब डिविडेंड डिसीजन के बाद फिर हमारे पास क्या आता है जी, व्हाट इज द नेक्स्ट। 3 डिसीजन हो गए, तीनों समझ में आते हैं, क्राई, C3F2RS और जीएसटी कैपलेस, ठीक है। एक जगह लिख के देखता हूं, अगर मैं एक जगह ये फैक्टर दिखा पाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे C रिस्क, R, CRRI, ये क्राई हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे C3F2RS कैश फ्लो, कॉस्ट कंट्रोल, F2 फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, RS रिस्क और S हो जाता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देन यहाँ पे जीएसटी कैपलेस, तो ये लिख दिया मैंने सारे जीएसटी कैपलेस। देखो सबसे पहले जीएसटी, जीएसटी कैप में याद रखना डबल सी है, CCAP और लेस में LESS, ये सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं आपके जीएसटी कैपलेस में, ठीक है जी। तो ये आपके सभी फैक्टर्स हो गए, डिविडेंड डिसीजन, जीएसटी कैपलेस, क्राई और C3F2RS, ये याद रखना, ओके। अब हमारे पास आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। देखो यार, कैपिटल स्ट्रक्चर में मैक्सिमम फैक्टर्स वो हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है कि कितना डेट होना चाहिए और कितना
इक्विटी होना चाहिए। कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, ये चेक करने के लिए मुझे ये देखना होता है कि मेरा कितने अच्छे से फाइनेंसिंग डिसीजन हुआ है। फाइनेंसिंग में भी तो यही था कि कितना डेट होना चाहिए और कितना इक्विटी होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आप क्या देखते हो, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो डेट, अदरवाइज इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंपॉर्टेंट है, आईसीआर का फॉर्मूला भी याद करके जाना। आईसीआर होता है बेसिकली ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, कि मैं कितना पैसा बनाऊंगा और इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कितना देना होगा। फॉर एग्जांपल अर्निंग है 10 लाख और इंटरेस्ट है 1 लाख, तो 10 लाख अपॉन 1 लाख 10 टाइम्स आ जाएगा, तो बहुत अच्छा है। तो अगर आईसीआर ज्यादा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ आईसीआर इज मोर, तो कंपनी ज्यादा डेट ले सकती है। आईएसआर कम है तो आईसीआर कम है तो डेट कम लेंगी। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी कवर होता है, बाकी सब सेम चलता है। ये भी ज्यादा है तो डेट ज्यादा ले लो, कम है तो डेट कम लेना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग बेसिकली हमारे शेयर होल्डर्स कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, वो जो रिटर्न है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो बेसिकली अगर आप रिटर्न बढ़ा पा रहे हो डेट इंक्लूड करके, यानी डेट इंक्लूड करके अगर वो ईपीएस बढ़ रहा है तो फिर गो फॉर डेट, अगर डेट इंक्लूड करके ईपीएस नहीं बढ़ रहा तो फिर गो फॉर इक्विटी। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी में लिख के आना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमें वही चेक करना है कि क्या मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो गो फॉर डेट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो गो फॉर इक्विटी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट में आपको बेसिकली ये चेक करना है कि आपको इंटरेस्ट वगैरह कितना पे करना है। अगर आपको वो काफी कॉस्टली पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा पड़ रहा है, तो गो फॉर इक्विटी, अदरवाइज गो फॉर डेट। टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो डेट में जाना है, क्योंकि टैक्स जो है ना वो बचता है इंटरेस्ट से। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो गो फॉर डेट, टैक्स रेट कम है तो गो फॉर इक्विटी। उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है कि शेयर्स की ज्यादा होती है, ऑल्दो डिवेंचर्स की भी होती है बट शेयर्स की ज्यादा होती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो यू कैन गो फॉर अदर लोन्स लाइक बैंक लोन्स या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो यू कैन गो फॉर इक्विटी। रिस्क कंसीडरेशंस, रिस्की डेट ज्यादा होता है तो अगर रिस्क नहीं लेना तो गो फॉर इक्विटी, रिस्क ले सकते हो तो गो फॉर डेट। फ्लेक्सिबिलिटी, कर्जा लेके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी खत्म हो जाती है, आप फर्दर और लोन्स वगैरह नहीं ले सकते हो, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखनी है तो गो फॉर इक्विटी, फ्लेक्सिबिलिटी का कोई चक्कर नहीं है तो गो फॉर डेट। कंट्रोल, अगर आप शेयर इशू करोगे तो आपके शेयर होल्डर्स का कंट्रोल जाएगा, तो अगर आप कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते हो तो फिर गो फॉर डेट। कंट्रोल लूज करने में कोई दिक्कत नहीं है तो गो फॉर इक्विटी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी रूल्स और रेगुलेशन सेबी के भी मान के चलने पड़ेंगे कि सेबी क्या बोलता है, किस हिसाब से हम लोग को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से रूल्स को देखते हुए ही काम करना है। स्टॉक मार्केट कंडीशंस वही है कि मार्केट अगर बूम पे है तो गो फॉर इक्विटी, मार्केट अगर डाउन है तो गो फॉर डेट। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज से भी आप एक आइडिया ले सकते हो कि दूसरी कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, और वो आपको हेल्प करेगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से बनाने में, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास आती है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस, आप कैसा बिजनेस कर रहे हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, अगर आप ट्रेडर हो जो बस खरीद के माल बेचता है तो फिर आपको इतना फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल पे काम करोगे फिक्स कैपिटल ज्यादा, स्मॉल स्केल पे काम करोगे फिक्स कैपिटल कम। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करते हो यानी मशीनें वगैरह ज्यादा यूज करते हो तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, आप लेबर इंटेंसिव यूज करते हो तो फिक्स कैपिटल कम। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अगर बार बार टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, बार बार अपग्रेड होती रहती है तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज फिक्स कैपिटल कम। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए अगर ग्रोथ है तो। डाइवर्सिफिकेशन, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, अदरवाइज कम। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, अगर आप लीज पे ले सकते हो, रेंट पे ले सकते हो वही मशीन जो आपको खरीदनी थी तो फिक्स कैपिटल कम। लीज नहीं है, रेंट नहीं है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर आप 2-3 लोग कोलैबोरेट करके मिलके वो एसेट खरीद सकते हो तो फिक्स कैपिटल कम। भाई एक को अकेला पैसा देना था, 2-3 को मिलके देना है, फिक्स कैपिटल कम। अगर आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते तो फिर फिक्स कैपिटल ज्यादा। इसके बाद वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में भी वही नेचर ऑफ बिजनेस, आप कैसा डील करते हो, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। मैन्युफैक्चरर को डिपेंड करता है कि वो किस स्केल पे काम कर रहा है, अगर वो लार्ज स्केल पे काम कर रहा है तो उसको भी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल पे कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बिजनेस साइकिल अगर आपकी बड़ी है, बिजनेस साइकिल में तो हम लोग ये देखते हैं कि बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कि बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है या रिकवरी है। तो अगर बिजनेस बूम पे है, बिजनेस अच्छे तरीके से बूम पे है तो उस सिनेरियो में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा, लेबर ज्यादा चीजें चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। बिजनेस डिप्रेशन में चल रहा है अभी तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सीजनल फैक्टर्स, आपको अगर सीजनल प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको उसको इन्वेंट्री करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, जैसे एसी वगैरह का काम हो किसी का या स्वेटर्स वगैरह का काम हो तो उन्हें गर्मी में स्टॉक बना के मेंटेन करना पड़ता है, रखना पड़ता है, काफी खर्चे आते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। अगर आप सीजनल नहीं है, डेली बनाते हो, डेली बिकता है तो वर्किंग कैपिटल कम। प्रोडक्शन साइकिल, सामान बनता किस तरीके से है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले रॉ होता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर सेमी वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर हमारे पास फिनिश गुड्स होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिस तरीके से प्रोडक्शन साइकिल बड़ी हो जाती है। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ी है, समय ज्यादा लगता है, लेबर ज्यादा लगती है, खर्चा ज्यादा आता है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। प्रोडक्शन साइकिल छोटी सी है तो वर्किंग कैपिटल कम। क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड, आप उधार देते हो या नहीं देते हो। क्रेडिट अलाउड मतलब आप उधार देते हो या नहीं देते हो। आप उधार देते हो तो आपको अपना पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ तो उधार में बेचते हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। उधार नहीं देते हो तो वर्किंग कैपिटल कम। क्रेडिट अवेल्ड, आपको उधार मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको उधार मिल जाता है तो अपना पैसा कम लगेगा, वर्किंग कैपिटल कम। उधार नहीं मिलता तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा।
ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आपके ऑपरेशंस बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं तो वर्किंग कैपिटल कम, एफिशिएंट नहीं है, खर्चा वगैरह ज़्यादा है, वेस्टेज ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है तो आपको स्टोर नहीं करना पड़ता तो वर्किंग कैपिटल कम, आसानी से नहीं मिलता इकट्ठा मंगाना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम है तो वर्किंग कैपिटल भी कम। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको स्टॉक मेंटेन रखना पड़ेगा, आप कभी भी शॉर्टेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉरी, लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए कम। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई है तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, हर चीज़ महंगी है, लेकिन अगर महंगाई नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको पढ़ने थे, मुझे पूरी उम्मीद है रटने की जरूरत नहीं है सारे के सारे, बस ये एज इट इज केस स्टडी में लाइनें मिलेंगी जो मैंने तुम्हें हिंदी में बताई हैं, पहचान लेना एकदम से और लिख देना वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, तो देखो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा जगह है, एक ऐसा सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ सिस्टम जहां पे दो लोग पाए जाते हैं, एक जिनके पास बहुत सारा फंड्स हैं और एक जिनके पास फंड्स की जरूरत है, यानी वन हु आर हैविंग एडिशनल फंड्स एंड सेकंडली हु आर इन नीड्स ऑफ फंड्स। तो यहां पे बेसिकली आपको क्या करना है, आप मार्केट एक रोल प्ले करता है कि उन दोनों को मिलाता है, मार्केट एक एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है जिसमें फंड्स को एलोकेट करता है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उससे उठा के जिसको पैसे की जरूरत है उस तक पहुंचाता है। तो दिस इज मार्केट का मीनिंग। इसके बाद कौन कौन से फंक्शंस हैं जो मार्केट में परफॉर्म होते हैं, सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, आपकी सेविंग्स का प्रॉपर मोबिलाइजेशन होता है, आपकी सेविंग्स प्रॉपर्ली मोबिलाइज करी जाती है, यूटिलाइज करी जाती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का क्या मतलब होता है, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है मार्केट में प्राइस भी सेट होता है। कैसे सेट होता है, डिमांड सप्लाई से। भाई सेलर अब कोई भी चीज कितने की भी बेचने लगे तो नहीं बेच पाएगा ना, तो वो क्या करता है, प्राइस डिस्कवर करता है कि मार्केट में बायर कितने देने के लिए तैयार है और मैं कितने में बेच सकता हूं। दिस इज फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। डिमांड सप्लाई से होता है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, आपके एसेट्स को लिक्विडिटी मार्केट में आके मिलती है, यानी कि आपके पास अगर कोई सिक्योरिटी पड़ी है, कोई शेयर पड़ा है तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, आप उससे कुछ नहीं कर सकते, तो अगर लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में जाओ, उसका पैसा कन्वर्जन कर लो कैश में। लास्ट होता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, कॉस्ट को रिड्यूस करा जाता है, रिड्यूस कर देता है मार्केट, क्योंकि आपको बायर सेलर को इतना ज्यादा एक दूसरे को ढूंढने में एफर्ट लगाना पड़ता है, एनर्जी लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, वो सब आपको एकदम से अवेलेबल है मार्केट में, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मार्केट्स कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट कौन सा होता है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं, किसके अंदर डील करते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। और कैपिटल मार्केट कौन सा होता है, जिसमें हम मीडियम और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं, सही है जी। अब मनी मार्केट के बारे में कुछ फीचर सुन लो फटाफट से। सबसे पहले मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेगा, दूसरा अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेगा, तीसरा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेगा और चौथा वो इक्विवेलेंट टू कैश होंगे, एकदम हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जी, 5 प्रकार के हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल्स। बहुत सिंपल है, अगर किसी कंपनी को पैसा उठाना है, अगर किसी कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए पैसा लेना है और वो जनता से लेना चाहती है तो वो कमर्शियल पेपर इशू करती है, ठीक है। अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा चाहिए तो वो क्या इशू करेगी, कमर्शियल पेपर। यूजुअली कंपनीज या तो वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए अगर करें तो उसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, सही हो गया जी। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोल सकती है प्लीज शॉर्ट टर्म के लिए जनता से पैसा दिलवा दो, तो वो इशू करते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स को ही जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। इसके बाद अगर एक बैंक को पैसा चाहिए सीआरआर वगैरह मेंटेन करने के लिए, तो एक बैंक अगर दूसरे बैंक से पैसा उठाता है बैंक टू बैंक तो उसको हम बोलते हैं कॉल मनी, ठीक है। कॉल मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो होता है कॉल रेट, इसका टाइम पीरियड यूजुअली 1 दिन से 15 दिन का होता है। उसके बाद अगर एक फर्म को दूसरी फर्म से कुछ उधार में माल वगैरह खरीदना है फर्म टू फर्म, तो वहां पे वो बीआरबीपी यूज करते हैं ना, बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल, उन्हीं को हम कमर्शियल बिल्स बोलते हैं, जिनका टाइम पीरियड यूजुअली 3 मंथ्स का 90 डेज का होता है। उसके बाद अगर एक बैंक को जनता से पैसा लेना है, इफ अ बैंक वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, तो बैंक पब्लिक से पैसा उठा सकता है बाय इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मदद से बैंक पब्लिक से पैसा उठा लेता है। तो पांचों ही अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पांचों के ही अलग अलग यूज है, बहुत क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन आपको पता लगी गई, क्या डेफिनेशन है जी, मीडियम और लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है ये। इसके बाद इसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है, कैपिटल मार्केट में लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स लॉन्ग और मीडियम टर्म में डील करेगा। इंटरमीडियरी यहाँ पे मदद करेंगे आपको डीलिंग करने में। कैपिटल फॉर्मेशन होता है और गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन से चलता है। कितने प्रकार का कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट के कोई टाइप्स नहीं है, कैपिटल मार्केट 2 प्रकार का है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी शेयर इशू करता है इन्वेस्टर को, ठीक है। और सेकेंडरी को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वेस्टर शेयर देता है दूसरे इन्वेस्टर को, ठीक है। तो सेकेंडरी में स्टॉक एक्सचेंज में एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर देता है, इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। परफेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है अभी बताया मैंने। स्टॉक एक्सचेंज एक वो चीज़ है, एक वो मार्केट है जहाँ पे सेकंड हैंड सिक्योरिटीज का सेल परचेज होता है। उसके बाद क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है ये स्टॉक एक्सचेंज, इसके ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लिक्विडिटी देता है, इस तरीके के कुछ फंक्शंस हैं, ये आप रीड कर सकते हो। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है जी,
ये हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, क्या प्रोसीजर है। डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है? डीमेटेरियलाइजेशन होता है ऑनलाइन फॉर्म में शेयर्स का सेल परचेज करना, दिस इज नोन एज डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेट सिस्टम कैसे काम करता है? डिपॉजिटरी सिस्टम में कौन कौन लोग होते हैं? डिपॉजिटरी में 2 लोग होते हैं, एक डिपॉजिटरी जो एक बैंक है एक तरीके से, और एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो एजेंट्स वगैरह होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास, ऑल्दो काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज है, 20 से 23 स्टॉक एक्सचेंज है, 20 से 23 का भी, 21 का भी, 22 ऐसे चलता रहता है। उसके अंदर 2 सबसे पॉपुलर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके कुछ टॉप स्टॉक्स का जो रेशियो है, कुछ टॉप स्टॉक्स का जो हम ग्रोथ प्रोसेस देखते हैं वो हम निफ्टी की मदद से देख सकते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हम सेंसेक्स की मदद से देख सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझना है तो मैंने डिटेल में वीडियो में कवर करा है। पूरे वन शॉट में आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का डिटेल वीडियो जरूर देखना। प्राइमरी मार्केट क्या है जी, आप फटाफट से देख लो। प्राइमरी मार्केट के कौन कौन से, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 2 प्रकार की कैपिटल मार्केट्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी को तो स्टॉक एक्सचेंज बोल दिया। प्राइमरी होती है जब कंपनी पहली बार शेयर इशू कर रही होती है। अगर कंपनी पहली बार शेयर इशू कर रही है तो वो कैसे कर सकती है, तो इसमें ये 5 तरीके होते हैं। सबसे पहले पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, जनता में प्रोस्पेक्टस छापे जाएं, प्रोस्पेक्टस बांटे जाएं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आके हमारे शेयर खरीदें। दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि कंपनी बोलती है यार जनता में बांटेंगे, एडवर्टीजमेंट कराएंगे, प्रोस्पेक्टस छपवाएंगे, इतना खर्चा होगा, इससे अच्छा एक इंटरमीडियरी को बेच देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इंटरमीडियरी चिंटू को पकड़ते हैं, यूजुअली वो ब्रोकर होता है, उसको सारे शेयर बेच देते हैं, फिर वो फर्दर उसको जैसे चाहे वैसे बेच सकता है, वो उसकी इच्छा है, प्रॉफिट जितना कमाना चाहे कमाए। तो कंपनी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से, एडवर्टीजमेंट से, इन खर्चों से बच जाती है। इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे जनता को देना, यहाँ पे इंटरमीडियरी को देना, वो जनता को बेचेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? कुछ सेलेक्टिव क्लाइंट्स को देना। यहाँ पे ना तो एक इंटरमीडियरी को देते हैं, ना डायरेक्ट पब्लिक को देते हैं, ये कुछ अपने सेलेक्टिव क्लाइंट्स को देते हैं कि मेरा जानकार HDFC, मेरा जानकार कोई और इस तरीके का इंस्टीट्यूशन है, तो मैंने 5-6 इंस्टीट्यूशन को वो सारे शेयर बेच दिए, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई 2001 में शेयर इशू करे थे, अब 2010 में मैं फिर से शेयर इशू कर रहा हूँ, नए शेयर इशू कर रहा हूँ, तो मैं पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछूंगा कि आपको शेयर चाहिए क्या, प्लीज आप ले लो, तो उसको हम बोलते हैं राइट इशू। और EIPO होता है कि जब ऑनलाइन फॉर्म में शेयर इशू करे जाते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। आजकल यही चलता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास सेबी। सेबी क्या है जी? सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसा बॉडी है जिसका काम ये चेक करना होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में सब कुछ प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो सेबी का क्या पर्पज होता है? रेगुलेशन एक्टिविटीज का, यानी रूल्स रेगुलेशंस बनाना, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो वो बचाना, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी रोकना और कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना। तो कितने फंक्शंस हैं जी? पक्का एग्जाम में आ रहा होगा। हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं सेबी के। रेगुलेटरी, जिसमें सेबी रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। डेवलपमेंटल, जिसमें सेबी अलग अलग इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग कराता है ताकि उनका डेवलपमेंट हो पाए। प्रोटेक्टिव, जिसमें सेबी प्रोटेक्ट करता है सामने वाले को कि अगर किसी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो सेबी वहां पे पेनल्टी ठोक देगा, बचाएगा उसे फ्रॉड से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लिक्विडिटी देना, ये मैंने बता दिया। प्राइसिंग होना, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, आपके ट्रांजैक्शन सेफ रहती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, इक्विटी कल्चर को स्प्रेड करता है, इक्विटी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करता है, और स्पेकुलेशन का स्कोप देता है। स्पेकुलेशन क्या होता है कि सस्ते में खरीद के महंगे में बेच सकते हो आप चीजें, स्पेकुलेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इसके बाद ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या था? ये प्रोसीजर है जी। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, आपको एक ब्रोकर का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो आपको मदद करेगा शेयर वगैरह खरीदने में, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में। फिर आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा डिपॉजिटरी के साथ, जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट, जिस अकाउंट में आप ऑनलाइन फॉर्म में डीलिंग कर पाओगे। तो ब्रोकर सेलेक्ट करो, डीमैट अकाउंट खोलो, ऑर्डर प्लेस करो, इसको हम बोलते हैं प्लेसिंग द ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा जी? मैचिंग द शेयर विद द बेस्ट प्राइस, आपके शेयर को बेस्ट प्राइस के साथ मैच करा जाएगा। जब बेस्ट प्राइस मिलेगा तो आपको शेयर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फिर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, ठीक है। देन इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, फिर वो ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा कि ये हमने इतने शेयर खरीदे हैं, इस जगह से खरीदे हैं, इतनी मेरी ब्रोकरेज है, सारी डिटेल उसमें लिखी होंगी। फिर आपको शेयर्स मिलेंगे, पेमेंट्स होंगी और फाइनली सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट यानी सब कुछ खत्म, आपके एंड से भी काम खत्म, उसके एंड से भी काम खत्म। अच्छा, सेबी के फंक्शन देख लो। प्रोटेक्टिव फंक्शन, जिसमें सेबी प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? एक तो फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रुकवाएगा, दूसरा फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा, तीसरा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेगा अलग अलग, चौथा इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह रोकेगा। याद रखना, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकना, पेनल्टीज लगाना, इससे प्रोटेक्टिव है। डेवलपमेंटल में सेबी डेवलप करता है स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग करानी, इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग वगैरह करानी, रिसर्च कराना, ये सब डेवलपमेंटल में आता है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना, ठीक है। रेगुलेटरी में होता है रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। रूल्स रेगुलेशंस कैसे बनाता है? रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ब्रोकर का, सब ब्रोकर का, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड्स काम करेंगे, इनके रूल्स बनाना, इंक्वायरी और ऑडिट करवाना, चेक कराना टाइम टू टाइम काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, पोर्टफोलियो चेक करना एक्सचेंज के कि जितने भी मार्केट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जितने भी बैंकर्स हैं, अंडरराइटर हैं, वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, खरीदना चाहती है, तो वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही, ये सब सेबी का काम है, ठीक है। कौन से फंक्शन से ये हमारे पास? रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल और प्रोटेक्टिव, ठीक है जी। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मार्केटिंग।
मार्केटिंग में आपने क्या क्या चीजें कवर करनी है? सबसे पहले और सबसे आसान मीनिंग ऑफ मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है। एक वो प्लेस है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं जिससे एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। मार्केटिंग एक पूरा सोशल प्रोसेस है। मार्केटिंग याद रखना एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेके प्रोडक्ट रिसर्च से लेके प्रोडक्ट को आफ्टर सेल सर्विसेज तक की सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। तो सेलिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मार्केटर कौन होता है? जो मार्केटिंग कर रहा होता है वो मार्केटर है। फिर मार्केटिंग के फीचर्स आए थे। सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, कौन कौन से नीड्स एंड वांट्स हैं। उसके बाद एक मार्केट ऑफरिंग बनाना, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाना, पूरा ऑफर बनाना है। उसके बाद कस्टमर वैल्यू, ऐसी चीज बनानी है जो कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। देन एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज मैकेनिज्म यानी उसका प्राइस क्या होने वाला है, कैसे आप पैसा लेने वाले हो, ये काफी वेल डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आ जाता है फिर गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, पूरा एक जानकारी लेना, मार्केट प्लानिंग करना, प्रोडक्ट का डिजाइन डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, सारे किसके फंक्शंस हैं? मार्केटिंग के। मार्केटिंग फिलोसफीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जाम। 5 फिलोसफीज होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला, अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन आ जाता है तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट गुड क्वालिटी होना चाहिए, कम भी बनेगा तो चलेगा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कैसे भी प्रोडक्ट को बेचना है, जस्ट सेल द प्रोडक्ट बाय हुक और बाय क्रुक, यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट, उसको बोलते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। देन वी हैव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द वैल्यू जो हमेशा कन्वे होनी चाहिए। कस्टमर इज द किंग और वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सोसाइटल कॉन्सेप्ट, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कीपिंग इन व्यू द पॉइंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को नहीं भूलना है, सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए तब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन करना है। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स में 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वो चारों आपको ध्यान से देखने हैं। 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट में 3 चीजें आती हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। आपको पता होना चाहिए BPL, ठीक है। अब यहां पे जब हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग की बात करते हैं तो ब्रांडिंग में हमारे को पता होना चाहिए कि ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड मार्क क्या है, ट्रेड मार्क क्या है। सही है, ये बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेड मार्क। उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं पैकेजिंग की तो लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, कितने प्रकार के लेवल्स हैं। सबसे पहली पैकेजिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, यानी जो तब तक प्रोडक्ट के साथ रहती है जब तक खत्म नहीं हो जाता। देन वी हैव सेकेंडरी पैकेजिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। एंड लास्ट में होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है कैरी करने के लिए। उसके बाद वी हैव लेबलिंग। लेबलिंग में बेसिकली काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि प्रोडक्ट में क्या है, कैसे है, ठीक है। प्राइस में आ जाता है हमारे पास क्या क्या चीजें प्राइस मिक्स में आती है। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किस आधार पे हम प्राइस सेट कर रहे हैं। कॉस्ट कितना है, प्रोडक्ट का खर्चा कितना आया था बनाने में। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन कितना चल रहा है, इसे देख के प्राइस सेट किया जाता है। कस्टमर की डिमांड कैसी है, गवर्नमेंट के रूल्स कैसे हैं और कौन कौन से मार्केटिंग मेथड्स आप यूज कर रहे हो। देन वी हैव चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 प्रकार के चैनल्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट को हम लोग बोलते हैं जीरो लेवल और इनडायरेक्ट को बोलते हैं जब बीच में इंटरमीडिएरी डाल देते हैं। डायरेक्ट में कोई इंटरमीडिएरी नहीं होता, जो बना रहा है वही बेच रहा है, डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएरी होते हैं, सिंगल में यानी 1 लेवल में 1 इंटरमीडिएरी, 2 में 2, 3 में 3 इंटरमीडिएरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो फिजिकली गुड्स को। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, जितना कम समय उतना कस्टमर सेटिस्फाइड। ट्रांसपोर्टेशन, किस ट्रांसपोर्टेशन से प्रोडक्ट जाएगा। वेयर हाउसिंग, कहाँ पे स्टोर करोगे। इन्वेंट्री, क्या स्टॉक होगा, कितना खर्चा आएगा, ये सब देखना है। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिसाइड करें हम, तो इसके अंदर ये 3 फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव रिलेटेड। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अगर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो हम लोग ऑफर करेंगे कि भाई डायरेक्ट चैनल ही हो, ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो टूटने फूटने का डर होगा तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट, अगर सिंपल कोई प्रोडक्ट है तो आप इनडायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट वही है कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, क्या प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, क्या नॉन ड्यूरेबल है, क्या सेमी ड्यूरेबल है। भाई अगर नॉन ड्यूरेबल है तो बीच में आप इंटरमीडिएरी नहीं डाल सकते, लेकिन अगर ड्यूरेबल है तो आप डाल सकते हो, राइट। पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, जल्दी से खराब होने वाला या कौन किस तरीके का प्रोडक्ट, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। फाइनेंस, क्या आपके पास अच्छा फाइनेंस है। अगर अच्छा फाइनेंस है तो आप जितने मर्जी इंटरमीडिएरी डाल लो, लेकिन फाइनेंस नहीं है तो खुद ही बेचना पड़ेगा सब कुछ। डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर आप पूरा कंट्रोल चाहते हो तो नो इंटरमीडिएरी, आपको कंट्रोल से कोई दिक्कत नहीं है तो इंटरमीडिएरी जितने मर्जी डाल लो। मार्केट में क्या चल रहा है, नेचर ऑफ मार्केट, किस मार्केट में काम कर रहे हो उसके हिसाब से। साइज ऑफ द मार्केट, अगर आपका साइज ऑफ द मार्केट बहुत बड़ा है, कस्टमर काफी दूर दूर है तो अकेला तो नहीं बेच पाओगे, तो इंटरमीडिएरी डालने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट चैनल। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन भी यही है, जितना ज्यादा आपका ज्योग्राफी में फैला हुआ होगा बिजनेस उतना ज्यादा आपको बीच में इंटरमीडिएरी चाहिए होंगे। क्वांटिटी परचेज, अगर है छोटी मोटी क्वांटिटी में चल रहा है तो वहां पे आपको देखना है कि आप खुद बेच लो। अगर बड़ी क्वांटिटी में चल रहा है और अलग अलग जगह आपका ऑर्डर चल रहा है तो वहां पे आप इनडायरेक्ट चैनल यूज कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव में अगर आपकी मोनोपोली है तो कंप्लीटली आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी कर लो। कॉम्पिटिशन है तो जिसमें कम से कम खर्चा है वो आपको करना है।
ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या क्या आता है? प्रमोशन में 4 चीजें आती हैं। अब देखो, प्रोडक्ट हो गया, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइस हो गया, प्राइस में मेनली पैसा कैसे सेट करना है, प्लेस में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, प्रमोशन। प्रमोशन में 4 चीजें आती हैं, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करा जाता है, क्या करा जाता है, क्या क्या फायदे होते हैं एडवर्टीजमेंट के। एडवर्टीजमेंट में हम एक पेड स्पॉन्सर से सारा का सारा काम कराते हैं। एडवर्टीजमेंट के फीचर्स एक बार देख लेना। पेड फॉर्म होता है, इम्पर्सनल होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इससे होता है। इसके क्या मेरिट्स हैं? मास रीच, काफी दूर तक जाता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और एक्सप्रेसिवनेस। सेल्स प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स कैसे बढ़ाई जाए? सबसे पहले रिबेट दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, परसेंटेज में हुआ तो डिस्काउंट, अमाउंट में हुआ तो रिबेट। रिफंड, रिफंड होता है जो हम कैशबैक वगैरह आजकल बोलते हैं, वो यहाँ पे रिफंड है। प्रीमियम या गिफ्ट, आप कुछ साथ में गिफ्ट दे सकते हो, बाय वन गेट वन फ्री, क्वांटिटी डील हो जाता है। बाय वन गेट वन फ्री क्या है? क्वांटिटी डील। बॉर्नविटा के साथ मग फ्री है तो वो प्रीमियम है। सैंपल बांटते हैं लोग फ्री में, कॉन्टेस्ट कराते हैं, लकी ड्रॉ वगैरह है ना, इंस्टेंट ड्रॉज, ये सब इसी में आ जाते हैं। अब इसके क्या क्या मेरिट्स हैं? इससे क्या होगा? इससे आपको अटेंशन मिलेगी, नया प्रोडक्ट आसानी से लॉन्च कर पाओगे, प्रमोशन में सिनर्जी आएगी, और अदर प्रमोशनल टूल्स को ये एड करता है, असिस्ट करता है, मदद करता है अच्छे से प्रमोशन होने में। डीमेरिट्स क्या है? कई बार क्राइसिस हो जाती है कि भाई हमें दिया, हमें नहीं दिया, और स्पॉइल हो जाती है प्रोडक्ट की इमेज की, इनका शायद बिकता ही नहीं है। इसके बाद भी है पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। पर्सनल सेलिंग की बात करें तो देखो ये टॉपिक्स आते हैं। पर्सनल सेलिंग है क्या? जब वन ऑन वन कोई प्रोडक्ट अपना खुद बेच रहा है उसको हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। अब उसमें देखो पर्सनल इंटरेक्शन होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, रिलेशनशिप्स बिल्ड हो जाएगी, कस्टमर रिपीट होगा और अच्छे से कन्विंस कर पाओगे। एक अच्छे सेल्समैन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए भैया? सर्वगुण संपन्न होना चाहिए हर तरीके से। फिजिकल क्वालिटीज भी हो, सोशल क्वालिटीज भी हो, मेंटल क्वालिटीज भी हो, टेक्निकल क्वालिटीज भी हो, कोई रह गया हो तो अदर क्वालिटीज में आ जाएंगे। पर्सनल सेलिंग का क्या रोल होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इफेक्टिव टूल है, अच्छे से सामान बिकता है, फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, वेस्टेज कम से कम होता है, उसके बाद कंज्यूमर का अटेंशन भी आपको अच्छे से मिलता है, ये सब इसमें आप लिख देना। उसके बाद अगर हम बात करें कस्टमर को क्या फायदा है, तो वो अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है पर्सनल सेलिंग में, सामने सामने बात करके डिसाइड कर सकता है कि क्या लेना है। लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है दुकान पे जाके, एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है, ये सब लिख देंगे। सोसाइटी को क्या फायदा है? देखो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, करियर बन रहा है, इसके अंदर मोबिलिटी हो रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह इंसान ट्रैवल कर रहा है। कन्वर्ट लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड, ये क्या करता है? लेटेस्ट डिमांड को कन्वर्ट करता है इफेक्टिव डिमांड में, यानी आपका सिर्फ डिमांड ही नहीं होगी, सेल्स में कन्वर्ट भी होगा। ठीक है। पब्लिक रिलेशन लास्ट होता है। पब्लिक रिलेशन की जब भी हम बात करते हैं तो याद रखना कंपनी की इमेज बनानी है, कंपनी की गुडविल बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा आपको? देखो प्रेस से रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस करने पड़ेंगे, आप जिस पर्टिकुलर डोमेन में हो उसी डोमेन में आपकी पब्लिसिटी। लॉबिंग, लॉबिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, काउंसलिंग करना। पब्लिक रिलेशंस कैसे हो सकता है? न्यूज के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, रिटर्न मटेरियल के थ्रू और पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज के थ्रू। तो ये सब आपको मार्केटिंग में अच्छे से रिवाइज करना है और बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है मार्केटिंग को। बड़ा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, अगर आप ध्यान से करो तो हो जाएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखाना चल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम कवर करेंगे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब हमारे पास आता है सीधा सीधा एक लास्ट चैप्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सीधा सीधा सा मतलब है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाद इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये एक बार आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लगा देना, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वी हैव लीगल प्रोटेक्शन, ये कुछ नहीं है। कितनी राइट्स हैं हमारे पास? 6 राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी में हम लोग बात करते हैं किसी प्रकार की फिजिकल इंजरी, फिजिकल डैमेज अगर किसी को किसी प्रोडक्ट से होता है तो वहां पे राइट टू सेफ्टी वो यूज कर सकता है कि मुझे फिजिकल हार्म हुआ है, मेरी राइट है कि मैं इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको प्रॉपर जानकारी मिलने का अधिकार है, हर प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी होती है, MFG, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने बता दिया, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, ये सब राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर होता है। राइट टू मेक चॉइस या राइट टू चूज, आपको अधिकार है कि आपको कोई भी चीज इंसान जबरदस्ती नहीं बेच सकता, आपको चूज करने का अधिकार है। राइट टू मेक चॉइस। राइट टू बी हर्ड, अलग अलग कस्टमर केयर सेल बने हैं आपकी कंप्लेन सुनने के लिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, वो सुनेंगे, दिस इज राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, कोई गड़बड़ हुआ है तो आपको कंपनसेशन मिलना, वो इस अधिकार के तहत होता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जैसे आप ये एक्ट पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? क्योंकि ये आपका अधिकार है कि आपको एजुकेशन मिलना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या आता है, वो इसकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कितनी रिड्रेसल एजेंसीज हैं, अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहां आप कंप्लेन करोगे? तो 3 बॉडीज हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होता है स्टेट कमीशन, एक होता है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है, स्टेट कमीशन जो स्टेट लेवल पे ऑपरेट करता है और नेशनल कमीशन जो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है। सबसे पहली, सबसे छोटी, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। देखो नाम में ही है डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटे लेवल पे, शहर के लेवल पे। तो देखो क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे? सबसे पहले एक प्रेसिडेंट होंगे और 2 अदर मेंबर्स होंगे बेटा इसके अंदर, एक तो प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स इसके अंदर कंपलसरीली होंगे। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन होंगे? भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी बहुत बड़ी चीज है, कंज्यूमर कोर्ट है, तो कौन इसका प्रेसिडेंट होगा? नंबर 1, या तो रिटायर हो चुके या वर्किंग जज। ठीक है, या तो जो जज रिटायर हो चुके हैं, कहां से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, या फिर अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ऑलरेडी जज है। अब देखो सर ये कौन सा कोर्ट है? बेटा देखो क्रिमिनल का कोर्ट भी तो अलग है,
अब जो कोई क्राइम कर रहा है, चाकू मर्डर कर रहा है, तो वहां के लिए कंज्यूमर कोर्ट में थोड़ी आएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो वहीं के जज को ही यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो या तो वर्किंग होंगे या रिटायर्ड हो सकते हैं, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कंप्लेंट्स कितने रुपए की होंगी बेटा यहाँ पे? कम से कम देखो बोल रहा है द कंप्लेंट्स फॉर गुड्स और सर्विसेज वर्थ 50 lakhs और लेस कैन बी फाइल्ड इन द एजेंसी, ठीक है। इसका मतलब यह है बेटा कि 50 लाख रुपए तक का अगर कोई गुड या सर्विस का नुकसान आपका है तो आप कहां पे कंप्लेन करोगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन होंगे? प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स। प्रेसिडेंट रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। उसके बाद कितने रुपए तक की कंप्लेन? 50 लाख रुपए तक की, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है आपको 5 दिन का समय दे सकती है सेटलमेंट के लिए कि आपस में सुलझा लो यार, क्यों कोर्ट में तारीख पे तारीख चलाते हो, आपस में सुलझा लो। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में गिव ग्रीव्ड पार्टीज 5 days फॉर सेटलमेंट। द एजेंसी सेंड्स द गुड्स फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए भेजते हैं गुड्स, अगर जरूरत होती है कि भाई क्या फ्रॉड है, क्या मिलावट है, क्या है, एंड गिव्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। इफ द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय जुरिसडिक्शन, अगर एग्रीव्ड पार्टी यानी जिसके साथ भी जो भी कंप्लेन हुआ है वो इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, इन्होंने कोई फैसला सुनाया और उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो अगले हायर कोर्ट पे जाके री अपील कर सकती है, वो अगले कोर्ट में जाके अपील कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना 45 डेज के अंदर अंदर। इफ द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द जुरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन देन दे कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट इन स्टेट कमीशन। ये ध्यान रखना बेटा, सही है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर होंगे। वो कौन हो सकते हैं? प्रेसिडेंट, रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद 50 लाख या उससे कम की ही कंप्लेन यहां पे हो सकती है, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती, उसके लिए अगला हायर कोर्ट है, ठीक है। आपको 5 दिन मिल सकते हैं सेटलमेंट के लिए। उसके बाद अगर आपकी जो कोई गुड्स या सर्विस है, सर्विस के तो कोई लैब नहीं है, बट गुड्स को टेस्टिंग के लिए भी भेजा जा सकता है, फिर उसके बिहाफ पे फैसला आएगा। फैसले से अगर आप संतुष्ट हो, बहुत बढ़िया, संतुष्ट नहीं हो तो 45 डेज के अंदर अंदर आप कंप्लेन कर सकते हो अगले वाले कोर्ट में। सर अगला वाला कोर्ट कौन सा है? स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन में कौन लोग होंगे? स्टेट कमीशन में होंगे बच्चों हमारे पास प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स। प्रेसिडेंट और कम से कम 4 और लोग होंगे। प्रेसिडेंट यहां पे भी रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकते हैं, लेकिन इस बार हाई कोर्ट के। पिछले वाले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थे, यहां पे हाई कोर्ट के हैं। दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बढ़िया हो गया ये तो बात। बस वहां पे प्रेसिडेंट एंड 2, यहां पे प्रेसिडेंट एंड 4, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहां पे हाई कोर्ट। वहां पे 50 लाख रुपए तक, यहां पे 50 से ज्यादा और 2 करोड़ रुपए तक। तो क्या लिख रहा है? कंप्लेन फॉर गुड्स वर्थ मोर देन 50 लाख एंड लेस देन 2 करोड़ कैन बी फाइल्ड। ठीक हो गया बेटा। ऑन रिसीविंग कंप्लेंट स्टेट कमीशन क्या करेगी? जिसके अगेंस्ट कंप्लेन है उसको कॉन्टैक्ट करेगी और उसको गुड्स जो है वो टेस्टिंग के लिए भेजेगी अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। उसके बाद फैसला आएगा। अब अगर आप यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो कि भैया यहां स्टेट कमीशन में कंप्लेन करी थी, अब यहां पे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पास 30 दिन का समय है। डिस्ट्रिक्ट से यहां पे आने में 45 डेज का टाइम था, लेकिन यहां से आगे जाने में 30 डेज का टाइम है। तो 30 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लेन कर सकते हो नेशनल कमीशन में, अगली बड़ी कोर्ट में, अगर आप यहां से सेटिस्फाइड नहीं हो। अब सर नेशनल कमीशन में कौन कौन होते हैं? तो देखो नेशनल कमीशन में हमें दिखेंगे प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स, वन ऑफ देम शैल बी अ विमेन। प्रेसिडेंट होंगे एक, फिर से 4 अदर मेंबर होंगे, फिर से इनमें से एक का विमेन होना कंपलसरी है। पिछले वाले में प्रेसिडेंट दोनों ही कोर्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रही थी, सेटअप कर रही थी। यहां पे कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कंप्लेन कितने रुपए से होगी? 2 करोड़ से अधिक की। तो 50 लाख तक डिस्ट्रिक्ट में, 50 लाख से 2 करोड़ तक स्टेट में, 2 करोड़ से ऊपर नेशनल में। द कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन नेशनल कमीशन इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड ₹2 करोड़, ठीक है। ऑन रिसीविंग द कंप्लेन इन द नेशनल कमीशन इन्फॉर्म्स द पार्टी, पार्टी को बताया जाएगा, उसके फिर से गुड्स टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे अगर जरूरत हो तो। अगर आप यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, भाई जो फैसला आया वो मान लो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके पास फिर से 30 दिन का समय है, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। बस अब तो सुप्रीम कोर्ट बचता है, इसके बाद कोई कंज्यूमर कोर्ट अलग से नहीं है, ये फाइनल कंज्यूमर कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट, 30 दिन के अंदर अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया सर, ये एक बच्चों पूरा का पूरा डिफरेंस है। कॉम्पोजिशन, प्रेसिडेंट 2 मेंबर, एक का विमेन होना जरूरी है। प्रेसिडेंट 4 मेंबर, एक का विमेन होना जरूरी है। प्रेसिडेंट 4 मेंबर, एक का विमेन होना जरूरी है। प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, इसमें हाई कोर्ट के, इसमें सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो रिटायर्ड हो या वर्किंग हो, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ओके। अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसमें स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, रिकमेंडेशन भी चाहिए। रिकमेंडेशन का मतलब हाँ मैं बोल रहा हूं रख लो, ऐसा रिकमेंड कौन करेगा? यहां पे रिकमेंडेशन करेगी सिलेक्शन कमेटी, एक कमेटी होगी, क्योंकि यार देखो बहुत सारे जजेस हो सकते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो किसको इसका प्रेसिडेंट बनाए? रिकमेंडेशन तो चाहिए। यहां कौन रिकमेंड करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस का मतलब होता है जो सबसे सुप्रीम जज है हाई कोर्ट के, वो रिकमेंड करेंगे। यहां पे कौन रिकमेंड करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के सबसे बड़े चीफ जस्टिस है, वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है। कितने रुपए तक की कंप्लेन? 50 लाख, 50 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा। यहां से सेटिस्फाई नहीं हो, 45 डेज के अंदर यहां चले जाओ। यहां से नहीं हो, 30 डेज के अंदर यहां चले जाओ। यहां से नहीं हो, 30 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। क्या बात है सर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये मत भूलना, ये जरूर देख के जाना कि कंज्यूमर कौन होता है, कंप्लेन कौन कर सकता है, उसके बाद किसके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है। जैसा फॉर एग्जांपल एक सेलर है, कोई गुड्स खराब निकल गए, क्या वो कंप्लेन कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो कंज्यूमर है ही नहीं। ऐसा केस स्टडी आ सकता है। कंप्लेन डिस्पोजल पीरियड क्या है, कंप्लेन कितने दिन में हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जो डेज हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 45 डेज, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो 45, 30, 30, ठीक है, ये डेज आपको चलने हैं। फंक्शंस ऑफ एनजीओ डिलीटेड है। कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सिर्फ राइट्स नहीं है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। क्या क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले जस्ट एक्सरसाइज योर राइट, आप अपने अधिकारों को यूज करो। बी कॉशियस, अवेयर रहो, आपको पता होना चाहिए चल क्या रहा है। कंप्लेन्स फाइल करने में डरो मत, एकदम से कंप्लेन फाइल करो। क्वालिटी कॉन्शियस रहो, अच्छी क्वालिटी का सामान लो, गलत चीजें मत लो। ब्लाइंडली फॉलो मत करो एडवर्टीजमेंट्स को, ये सब जिम्मेदारियां हैं आपकी। कैश मेमो जरूर लो, बिल जरूर लो। कंज्यूमर सोसाइटीज जो है वो बना के चलो। लिटरिंग
लिटरिंग मत करो, मतलब पैसा बचाने के चक्कर में गलत सामान मत लो, लीगल सामान खरीदो और अवेयर रहो कि अच्छे गुड्स कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो ये सब आपको पढ़ना था कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको सारा का सारा क्विकली रिवीजन दे पाया हूं। थैंक यू सो मच।